तो आज मैं आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत किसी आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि एक भगोड़े से होती है। साल 1826 भारत का पंजाब इलाका जो आज पाकिस्तान में है, एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भाग खड़ा हुआ था। उसे अपनी पहचान छुपानी थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लिया। वह एक बंजारे की तरह घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब जगह दिखाई दी। एक वीरान मैदान में ईंटों के बड़े बड़े टीले थे। वहाँ के स्थानीय लोग उन टीलों को भूतों का घर कहते थे। चार्ल्स मैसन ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ एक विशाल प्राचीन शहर के खंडर हैं। यह जगह सिकंदर महान के समय की लग रही है। मैसन को अंदाजा नहीं था कि वह जिस चीज को देख रहा है वह सिकंदर से भी 2000 साल पुरानी है। वह हड़प्पा के खंडर देख रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 30 साल बाद 1856 में एक भयानक गलती हुई जिसने इतिहास को लगभग मिटा ही दिया था। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थरों की जरूरत थी। मजदूरों को पास ही में हड़प्पा के खंडर मिले। वहाँ लाखों की तादाद में पक्की ईंटें पड़ी थीं। अंग्रेज इंजीनियरों ने सोचा, वाह, मुफ्त की ईंटें। बिना सोचे समझे उन्होंने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी ईंटें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन हड़प्पा की ईंटों पर टिकी है। अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। साल 1920 भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। उनके साथ 2 भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और राखाल दास बनर्जी ने सिंध में एक और टीले को खोदना शुरू किया जिसे स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब था मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कोई मामूली गांव नहीं था, यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, पक्की ईंटों के 2 मंजिला और 3 मंजिला घर, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम, और सबसे हैरान करने वाली बात, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। नालियां ढकी हुई थीं और हर घर का गंदा पानी मेन सीवर लाइन में जाता था। लंदन और पेरिस में भी उस वक्त ऐसा सीवेज सिस्टम नहीं था जैसा 5000 साल पहले भारत के लोगों ने बना लिया था। जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत का इतिहास अब 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली इसकी समानता है। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक, लोथल से लेकर कालीबंगन तक यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन हर शहर एक जैसा था। ईंटों का साइज हर जगह सेम था, बाट हर जगह सेम थे, सड़कों की चौड़ाई हर जगह सेम थी। बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना तेज गाड़ियों के इतने बड़े इलाके में इतना स्टैंडर्डाइजेशन कैसे संभव था? क्या कोई एक केंद्रीय सरकार थी जो सबको कंट्रोल करती थी, या ये लोग इतने अनुशासित थे कि खुद ही नियमों का पालन करते थे? आमतौर पर जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं को देखते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी इमारतें मंदिर या राजाओं के महल होती हैं, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, कोई बहुत बड़ा महल नहीं, कोई विशाल मूर्ति नहीं। वहाँ जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो थी द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्विमिंग पूल। इससे पता चलता है कि ये लोग धर्म या राजा को नहीं बल्कि सफाई और आम जनता को ज्यादा महत्व देते थे। यह शायद दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक या समतावादी समाज था जहां अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन हर महान कहानी में एक अंधेरा कोना भी होता है। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सड़कों पर और सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकाल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक मौत आई और लोग जहां थे वहीं मर गए। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, किसी को दफनाने का मौका नहीं मिला। इन कंकालों को देखकर एक सवाल खड़ा हुआ, क्या हुआ था उस दिन? क्या कोई बाढ़ आई थी, या कोई महामारी, या फिर जैसा कि कुछ विवादित थ्योरीज कहती हैं, क्या वहाँ कोई महायुद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत कहते हैं, या कोई परमाणु विस्फोट? इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वो पत्थर जिन पर अजीबोगरीब जानवर और चिन्ह बने हैं वो खामोश हैं। इतिहासकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? मिस्र के पिरामिडों के अंदर लिखी इबारतों को हम पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक गूंगी पहेली बनी हुई है। खुदाई में हमें हजारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें मिली हैं। ये सेल खड़ी पत्थर की बनी हैं। इन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हैं, मछली, जार, तीर और आदमी। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा चिन्ह मिले हैं।
समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमें आज तक कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी भाषा का कोई अनुवाद नहीं छोड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह द्रविड़ भाषा की पूर्वज है, कुछ कहते हैं यह संस्कृत से जुड़ी है, और कुछ पश्चिमी विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि यह कोई भाषा है ही नहीं, ये सिर्फ सिंबल्स या लोगो हैं, जैसे आज ट्रैफिक साइन या कंपनी के लोगो होते हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या लिख रहे थे, क्या वो भगवान के मंत्र थे या सिर्फ सामान की रसीद। सिंधु घाटी की मुहरों पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर मिली है वह शेर या हाथी नहीं है, वह है एक सींग वाला जानवर। हजारों मुहरों पर एक ऐसा जानवर बना है जिसका शरीर बैल जैसा है, लेकिन सिर पर सिर्फ एक लंबा सींग है। उसके सामने एक अजीब सा स्टैंड रखा होता है। सवाल, क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न होते थे? जीव विज्ञान कहता है नहीं। तो फिर ये क्या था? शायद यह एक बैल का साइड प्रोफाइल है जहां दूसरा सींग पहले सींग के पीछे छुप गया है, या शायद यह उनका कोई धार्मिक प्रतीक था जैसे आज हम नंदी या गरुड़ को मानते हैं, या शायद यह उस जमाने के सबसे ताकतवर व्यापारी या शासक वर्ग का बैज था। जो भी इस मुहर को दिखाता था उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। अब चलते हैं गुजरात के लोथल शहर में। 1954 में जब यहाँ खुदाई हुई तो एक विशाल ईंटों का तालाब मिला। पहले लगा यह कोई जलाशय है, लेकिन जब इसकी इंजीनियरिंग को समझा गया तो सबके होश उड़ गए। यह दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड था। सिंधु घाटी के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने समुद्र और साबरमती नदी के पानी को शहर तक लाने के लिए एक नहर बनाई। उन्होंने टाइडल लॉक सिस्टम बनाया था, यानी जब ज्वार आता तो जहाज अंदर आ जाते और जब पानी कम होता तो लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। लोथल से मोहरें मिली हैं जो फारस की खाड़ी और ओमान की हैं। मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने लेखों में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम था। ये लोग दुनिया के पहले इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे जो कारेलियन मनके, हाथी दांत और मोर निर्यात करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली जिसे दुनिया डांसिंग गर्ल कहती है। यह मूर्ति उस जमाने की मनोविज्ञान और फैशन को समझने की खिड़की है। वह लड़की नग्न है, लेकिन उसके एक हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां भरी हुई हैं। उसका एक हाथ कमर पर है और सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ है। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉन्टिमर व्हीलर ने कहा था कि इस छोटी सी लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ है, जैसे वो पूरी दुनिया को जानती हो। इससे पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति दबी कुचली नहीं थी। वे कला प्रेमी थे, फैशन जानते थे और धातुओं को पिघलाकर ढालना जानते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई समाज कितना खुशहाल है तो वहाँ के बच्चों के खिलौने देखिए। सिंधु घाटी से हमें हथियारों के नाम पर सिर्फ तांबे के छोटे चाकू या भाले मिले हैं जो शायद शिकार या सब्जी काटने के काम आते थे। वहाँ कोई बड़ी तलवार, ढाल या कवच नहीं मिला, लेकिन वहाँ खिलौनों का भंडार मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, सिर हिलाने वाले जानवर, सीटी बजाने वाली चिड़िया, पासे और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। यह एक ऐसा समाज था जो युद्ध पर नहीं बल्कि व्यापार और परिवार पर केंद्रित था। 700 सालों तक उन्होंने बिना किसी बड़ी जंग के शांति से राज किया। यह मानव इतिहास में दुर्लभ है। लेकिन 1920 ईस्वी के आसपास कुछ बदलने लगा। जो लिपि हजारों साल से एक जैसी थी वो गायब होने लगी। बाट और माप का सिस्टम टूटने लगा। लोथल का बंदरगाह सूखने लगा और मोहनजोदड़ो की साफ सुथरी सड़कों पर अवैध निर्माण होने लगे। वह महान अनुशासन, वो केंद्रीय शक्ति जो सबको जोड़े हुए थी, वो बिखर रही थी। और फिर लोग अपने भरे पूरे घरों को छोड़कर जाने लगे। क्या हुआ था? क्या प्रकृति ने बदला लिया था या कोई बाहरी दुश्मन आ गया था? धोलावीरा शहर के गेट पर एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। शायद उस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई नहीं बचा था। साल 1944 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले उन बिखरे हुए 37 कंकालों को देखा। व्हीलर ने एक सनसनीखेज थ्योरी दी। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। व्हीलर ने अदालत के अंदाज में कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की हत्या का आरोपी इंद्र है। उनकी थ्योरी थी आर्य आक्रमण। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से घोड़ों पर सवार होकर आर्य आए। उन्होंने इन शांति प्रिय व्यापारियों पर हमला किया और सबका कत्लेआम कर दिया। दशकों तक स्कूलों में यही पढ़ाया गया, लेकिन सच क्या है? आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है।
वो कंकाल एक ही समय के नहीं थे, वे अलग अलग दशकों में मरे थे। कंकालों पर हथियारों के गहरे घाव नहीं थे जो किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा करते। राखी घड़ी में मिले डीएनए सैंपल से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का जीन पूल हजारों सालों से एक जैसा था। कोई अचानक विदेशी बदलाव नहीं आया था। तो अगर युद्ध नहीं हुआ तो वो मरे कैसे? हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर नहीं बल्कि एक और विशाल नदी पर निर्भर थी, घग्गर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 2000 बीसी से 1900 बीसी के आसपास हिमालय में बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों ने जमीन को ऊपर उठा दिया और नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना नदी जो पहले सरस्वती में मिलती थी वह पूरब की तरफ मुड़कर गंगा में मिल गई। सतलज नदी पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में मिल गई। परिणाम, वह विशाल सरस्वती नदी जिसके किनारे हजारों शहर बसे थे वह सूखने लगी। सोचिए उस मनोवैज्ञानिक डर को, जब आपके शहर का कुआं सूख जाए, फसलें मर जाएं और बारिश होना बंद हो जाए। यह एक धीमी मौत थी। लोग भूखे मरने लगे और बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। मोहनजोदड़ो के वो कंकाल शायद महामारी के शिकार थे, युद्ध के नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे विवादित और रहस्यमयी थ्योरी की जो अक्सर इंटरनेट पर तैरती है। क्या मोहनजोदड़ो में 4000 साल पहले परमाणु विस्फोट हुआ था? दावा किया जाता है कि मोहनजोदड़ो में एक खास जगह है जहां रेडियो एक्टिव राख मिली है। वहां के पत्थर पिघलकर कांच बन गए हैं जो सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर होता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में एक ब्रह्मास्त्र का जिक्र है जिसकी चमक हजारों सूर्यों जैसी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच यह है कि यह थ्योरी सुनने में रोमांचक है, पर विज्ञान इसे नहीं मानता। वो पिघले हुए पत्थर परमाणु बम से नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों के ज्यादा गर्म होने से बने थे। रेडियो एक्टिविटी का कोई ठोस सबूत किसी भी प्रतिष्ठित लैब ने कंफर्म नहीं किया है। वो राख सदियों से जमा हुई धूल और ईंटों का चूरा था। लेकिन यह सच है कि महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी का डूबना और सिंधु घाटी का पतन एक ही कालखंड के आसपास हो सकता है। जब नदियां सूख गईं और शहर रहने लायक नहीं बचे तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने पलायन शुरू किया। वे अपने आलीशान पक्के घरों, ड्रेनेज सिस्टम और स्विमिंग पूल को छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ चल पड़े। वे गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर बस गए। लेकिन एक त्रासदी हुई। नए इलाकों में संसाधन कम थे। उन्हें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ा। अगली कुछ सदियों में लिखना पढ़ना भुला दिया गया। ईंटों के स्टैंडर्ड साइज का ज्ञान खो गया। इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया। इसे इतिहास में शहरीकरण का अंत कहा जाता है। भारत 1000 साल पीछे चला गया। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह मर गई? नहीं, शहर मरे थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वे हम बन गए। आज भी हम जिस तरह नमस्ते करते हैं, जिस तरह मांग में सिंदूर भरते हैं, जिस तरह पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं या जिस तरह अपनी साधी पहनते हैं, यह सब हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया। यह हमारे डीएनए में 5000 साल से चला आ रहा है। हड़प्पा की ईंटें टूट गईं, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी भारत की आत्मा में सांस ले रही है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। राखी घड़ी की हालिया डीएनए रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने आर्य सिद्धांत और भारतीय इतिहास की किताबों को बदलने की चुनौती दे दी है। क्या हम सच में बाहर से आए थे या हम हमेशा से यहीं थे? हरियाणा का हिसार जिला, यहाँ एक गांव है राखी घड़ी। यह जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट मानी जा रही है। साल 2015 से 16 में यहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई की और उन्हें एक 4500 साल पुराना महिला का कंकाल मिला। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल के कान की हड्डी से डीएनए निकाला। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कामयाबी मिली। 2019 में जब इस डीएनए की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई तो इतिहास की किताबों में भूचाल आ गया। उस महिला के डीएनए में स्टेपी यानी आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं था। यानी तथाकथित आर्य उस समय वहां मौजूद नहीं थे। उसका डीएनए आज के दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों से मेल खाता है। निष्कर्ष यह है कि हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, उसी हड़प्पा महिला के वंशज हैं। आर्य और द्रविड़ की लड़ाई शायद राजनीति ने बनाई थी। विज्ञान ने साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग ही आधुनिक भारतीय हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम हमेशा से यहीं थे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली गांव।
यहाँ 2018 में ASI को कुछ ऐसा मिला जिसने इस धारणा को तोड़ दिया कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शांतिप्रिय व्यापारी थे और लड़ना नहीं जानते थे। सनौली में जमीन के नीचे से शाही ताबूत मिले और उनके साथ मिले युद्ध रथ, तांबे की तलवारें, ढाल, हेलमेट और घोड़ों या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ। यह खोज 2000 BC से 1800 BC के आसपास की है। यह वही समय है जब महाभारत का युद्ध माना जाता है। सनौली के ये योद्धा बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं बल्कि तलवार चलाना भी जानते थे। यह खोज वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच की गुम हुई कड़ी हो सकती है। 5000 साल बाद आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और बुलेट ट्रेन हैं, लेकिन क्या हम हड़प्पा वालों से ज्यादा समझदार हैं? जब मुंबई या दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं। हड़प्पा वालों ने 5000 साल पहले ऐसी नालियां बनाई थीं जो कभी जाम नहीं होती थीं। उन्होंने पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी थी। इतिहास की चेतावनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि पर्यावरण बदलाव से खत्म हुई थी। उन्होंने नदियों के सूखने और मानसून के बदलने का सामना किया। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। हड़प्पा के खंडर हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तुम प्रकृति के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन जाएंगे। कहानी के अंत में आइए एक नजर अपने आप पर डालें। जब आप सुबह उठकर नहाते हैं, जब आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब एक भारतीय महिला अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जब हम पीपल के पेड़ या नंदी की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जिस शतरंज को हम खेलते हैं, यह सब हमें हड़प्पा सभ्यता ने दिया है। सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें भले ही रेलवे लाइन के नीचे दब गई हों, लेकिन उसकी आत्मा आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़क रही है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने जिसे सिकंदर का समय समझा था, वह असल में हमारी अपनी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। हम ही हड़प्पा हैं, हम ही मोहनजोदड़ो हैं।